नानी माँ। राधा, ओ राधा बेटी, जल्दी से उठ जा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे मेरी प्यारी नानी माँ, मैं तो कब से उठ गई हूँ। देखो, मैं स्कूल के लिए तैयार भी हो गई हूँ। अच्छा, क्या बात है, मेरी बिटिया रानी तैयार भी हो गई। जब आप पानी भरने गई थी, मैं तब की उठ गई थी। चलो, अभी मुझे जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं। ये लो दूध का गिलास और आलू का पराठा। अरे वाह, आलू का पराठा, आज तो मजा ही आ जाएगा नानी। राधा पेट भर कर खाना खाती है और स्कूल के लिए चली जाती है। राधा अपनी नानी के साथ रूपनगर गांव में रहती थी। राधा की माँ सीमा की शादी पास ही के एक गांव में हुई थी। उसका पति अशोक फैक्ट्री में काम करता था। सीमा की 2 बेटियां थी। अब सीमा फिर से माँ बनने वाली थी। सबको इस बार आस थी कि इस बार सीमा एक बेटे को ही जन्म देगी। इस बार एक बेटा हो जाए तो पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। हे भगवान, सीमा और बच्चा ठीक रहें, बस आप ये दोनों का ध्यान रखना। तभी कुछ देर में नर्स आ जाती है। मुबारक हो, बेटी हुई है। जी, वो सीमा और बच्चा सब ठीक है ना? जी, सब ठीक है। पहले कम लड़कियां थी, जो एक और लड़की आ गई। और गायत्री बिना लड़की को देखे हॉस्पिटल से घर चली जाती है। अगले दिन सीमा को भी घर भेज दिया जाता है। जब अशोक और सीमा बेटी को लेकर घर पहुंचते हैं तो गायत्री बेटी को देखती है। उसके माथे पर एक काला निशान था, जिसे देखकर गायत्री उसे भला बुरा कहने लगती है। फिर से बेटी पैदा की है और ऊपर से मुंह पर निशान लेकर आई है। शांति भी सीमा के ससुराल आई थी। गायत्री उसके सामने ही सीमा को बेटियां पैदा करने के लिए बातें सुनाने लगती है। इस पर शांति गायत्री से कहती है, बहन जी, बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं और हर बच्चा अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। आप चिंता मत करिए, भगवान सब अच्छा ही करते हैं। अरे मेरे बेटे पर इतनी बेटियों का भार डाल दिया है आपकी इस बेटी ने, और अब एक और बेटी, और इसके मुंह पर ये निशान। उस बच्ची के मुंह पर एक जन्मजात निशान था। उसे देखते ही कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ऐसा निशान सही नहीं है, ये निशान पिता के लिए अच्छा नहीं होता। और ये सब सुनकर गायत्री उस बच्चे को अपने घर रखना नहीं चाहती थी। गायत्री शांति से कहती है, देखिए बहन जी, आप अपनी बेटी और इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, हमें ये दोनों यहाँ नहीं चाहिए। माँ जी, आप क्या बोल रही हैं? मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये अब हमारी बच्ची है, सीमा इसको लेकर कहीं नहीं जाएगी। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। ये लड़की तेरे लिए शुभ नहीं है, समझा तू? ये तो यहाँ से जाएगी ही। गायत्री की ये बातें सुनकर शांति को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर शांति उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करती है। आप सीमा को यहीं रखिए, इस बच्ची को मैं अपने साथ ले जाऊंगी और मैं ही इसको पालूंगी। और शांति उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसका नाम राधा रखती है। शांति राधा को बहुत प्यार करती थी। अब राधा के लिए उसकी नानी ही उसके माँ बाप थे। राधा की नानी अकेली ही राधा का पालन पोषण कर रही थी। उसके लिए वो लोगों के घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे राधा अब बड़ी हो रही थी और वो अपने चेहरे पर पड़े इस निशान के बारे में पूछती है। नानी माँ, ये मेरे चेहरे पर कैसा निशान है? ये तो तुम्हें विधि माता ने खुद दिया है, तुम्हें सबसे अलग बनाकर, क्योंकि मेरी राधा तो सबसे अलग और सबसे सुंदर है। राधा की नानी उसे कभी भी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। गांव के सब लोग भी राधा और उसकी नानी की ही बातें किया करते थे कि कैसे उसने राधा को पाला। एक दिन राधा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी वहाँ 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे ये राधा बहुत बड़ी हो गई है, इतनी सी थी जब इसकी नानी इसको लेकर आई थी। सुना है जब से ये पैदा हुई थी तो इसकी दादी ने इसको और इसकी माँ को घर से निकाल दिया था, क्योंकि इसके मुंह पर ये निशान था। इसकी दादी नहीं चाहती थी कि इसका असर घर के उसके बेटे पर पड़े,
तो इसकी नानी इसको अपने साथ ले आई, नहीं तो न जाने इसके साथ वो लोग क्या करते। लेकिन अब देखो सब ठीक है। राधा उनकी ये बातें सुनकर उदास हो जाती है और अपनी नानी के पास जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ मेरी बिटिया, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? नानी माँ, मेरी माँ और पिताजी ने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? क्या दादी ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मेरे मुंह पर ये निशान है? ये फालतू की बातें मेरी बच्ची से किसने की? मेरी बेटी का दिल दुखाया? ये सब झूठ है बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तू पैदा हुई थी तब तो सब बहुत खुश हुए थे। ये तो मैं यहाँ अकेली रहती थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई थी। जब तू इस निशान के साथ पैदा हुई थी तब सबसे सुंदर लग रही थी। तब मैंने उन सब से कह दिया कि मैं इसको अपने साथ ही रखूंगी। अब मुझे भी तो कोई चाहिए था ना। सच में नानी माँ, मैं सबसे सुंदर थी। हाँ, और तुम तो अब भी सबसे सुंदर हो। समय बीतता गया और राधा अब बड़ी हो गई थी। उसने अपना स्कूल भी पास कर लिया था और अब वो एक बड़ी पुलिस अफसर बनना चाहती थी। नानी माँ, मैं पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी रानी बेटी अफसर बनना चाहती है? हाँ नानी, लेकिन इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और बहुत पैसा भी लगेगा। कोई बात नहीं बेटी, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन नानी, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तू एक बार अफसर बन जा, फिर मैं भी तेरे पास आ जाऊंगी। उसकी नानी राधा का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा देती है, लेकिन उसके लिए उसने अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी थी। अब शांति फिर से अपने घर में अकेली रह गई थी और ज्यादा उम्र होने की वजह से उससे ज्यादा काम भी नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी वो लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे जमा कर रही थी और वो पैसे राधा को भेज दिया करती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन शांति के घर पर एक सेठ कुछ आदमियों के साथ आता है। सुन बुढ़िया, अब तुझे ये जमीन खाली करनी होगी, अब ये मेरी जमीन हो गई है। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए, मुझे कुछ समय यहाँ रहने दीजिए। मेरी बेटी के आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे, मैं ये सारी जमीन किसी और को बेच रहा हूँ, इसलिए तू यहाँ नहीं रह सकती। सेठ जी, मैंने तो आपको ये जमीन गिरवी रखवाई थी, तो आप इसे कैसे किसी और को बेच सकते हो? तूने खुद ही तो इस जमीन को मेरे नाम किया था, इन पेपर्स पर अंगूठा लगाकर। सेठ, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मुझसे धोखे से मेरी जमीन हड़पी है। सेठ के लोग शांति को वहाँ से निकालकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से तभी राधा बाहर निकलती है। राधा अब एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई थी। राधा अपनी नानी के पास आती है और उनका आशीर्वाद लेती है। सेठ और उसके आदमी पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। राधा को जब सेठ की करतूतों के बारे में पता चलता है तो वो उसे जेल में बंद कर देती है। नानी माँ, आज मैं आपकी वजह से एक बड़ी अफसर बन पाई हूँ। मैं ना कहती थी तुझे, तुझ पर विधि माता का आशीर्वाद है। देखा, बन गई ना मेरी बेटी अफसर। नानी माँ, आपकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली है और आपने मेरे लिए कितने दुख सहे। आपकी जैसी नानी माँ सभी को मिले। गुंजन, ओ गुंजन, जरा इधर आकर ये कपड़े सूखने के लिए डाल दे। माँ, आप कर लो ना, मैंने हाथ में मेहंदी लगा ली है। इस लड़की को और कोई काम नहीं है, जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप कपड़े ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद धो दूंगी, आप काम पर चले जाओ। तभी मीरा का पति सुरेश वहाँ आ जाता है। ये कपड़े लेकर बैठी है, चल मेरे लिए खाना डाल। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए, ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लो। चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। ओ गुंजन, चल तू मेरे लिए खाना डाल कर ला, तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। गुंजन अपने पिताजी से बहुत डरती थी क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था।
जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। गुंजन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे हाथ पर पानी डाल दो, पिताजी को खाना देना है। मीरा जैसे ही गुंजन के हाथों को देखती है, मेहंदी तो बड़ी सुंदर लगाई है तूने, इसे साफ मत कर, रहने दे, मैं खाना दे दूंगी। माँ, तुम्हें पता है ये मालवाड़ी स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त है, वो शहर गई थी, वहां से मेरे लिए ये मालवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। जितना मन मेहंदी में लगाती है, कभी पढ़ाई में भी लगा लिया कर। माँ, अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई भी कर लूंगी ना। तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सुरेश मीरा को जोर से चांटा मार देता है और उसे वहां धक्का देकर गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। सुरेश बहुत शराब पीता था और हर समय नशे में रहता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मीरा और गुंजन अकेले रहते थे। मीरा लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अब मैं काम पर जा रही हूँ, तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीसकर बाकी भी काम कर लूंगी। मीरा काम पर चली जाती है। गुंजन को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था वो मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। स्कूल में भी सब जानते थे कि गुंजन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। गुंजन ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन मीरा काम से घर वापस आ रही थी, तभी उसकी माँ को मोटरसाइकिल टक्कर मार देती है, जिससे मीरा को बहुत चोट लग जाती है। तभी दो लड़के वहां आते हैं और मीरा को सड़क पर जख्मी हालत में देखकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मीरा का इलाज करते हैं। देखिए, आपको कुछ दिन आराम करना होगा, आपके सर और पैर में बहुत गहरी चोट आई है। इसके बाद वो लड़के मीरा को उसके घर छोड़ने आते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और इनको गहरी चोट आई है और डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें आराम करना होगा। अब गुंजन अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जा, बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, जाकर ले ले और बाजार से थोड़ा राशन ले आ। गुंजन जाकर देखती है तो वो बक्सा खाली था। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, बक्सा तो खाली है। तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे उस बक्से में, पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें छोड़कर चला गया यहाँ मरने के लिए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू बाजार जाकर रमेश अंकल से सामान ले आ, उनको बोल देना कि मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी। गुंजन रमेश अंकल की दुकान पर जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था, माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे जा और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूंगा। गुंजन बिना सामान लिए वहां से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक चौक पर मेहंदी वाले बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ आकर मेहंदी लगाया करूं? वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और लड़कियां पसंद किया करते थे। गुंजन घर पर आ जाती है। माँ, वो रमेश अंकल ने सामान देने से मना कर दिया, बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के चौक पर बैठकर लोगों को मेहंदी लगाऊं, उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन गुंजन सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है
और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार में एक जगह पर बैठ जाती है। भगवान, मैं यहाँ आ तो गई, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। सुनो, एक हाथ में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक हाथ के 100 रुपए। पहले एक हाथ पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे हाथ पर भी लगाऊंगी। गुंजन उस औरत के हाथ पर मेहंदी लगाती है और उस औरत को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, चलो तुम मेरे दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा दो। गुंजन उस औरत के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा देती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है। उसमें से 2 लड़कियां उतरती हैं जो सब मेहंदी वालों के पास जा रही थी और वो गुंजन के पास आते हैं और वो उस औरत के हाथों में मेहंदी देखते हैं जो गुंजन ने लगाई थी। वाओ, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ यार, मैंने तो इतनी सुंदर मालवाड़ी मेहंदी कभी देखी ही नहीं। और वो औरत गुंजन को पैसे देकर वहां से चली जाती है। सुनो, मुझे अपनी शादी पर मालवाड़ी मेहंदी लगानी है, तुम ब्राइडल मेहंदी का कितना चार्ज करती हो? जी, मैं यहाँ पर नई आई हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना। 15,000 ठीक है? क्या 15,000? अच्छा ठीक है, 20,000 ले लेना, इतना तो ठीक है ना? जी, मैं लगा दूंगी, आप मुझे बता दो मेहंदी कब और कहाँ लेकर आनी है। इस महीने की 24 तारीख को तुम्हें हमारे घर पर आकर मेहंदी लगानी होगी और मेरे ड्राइवर आपको यहाँ से ले आएंगे। और ये 5,000 तुम एडवांस रख लो, बाकी के तुम्हें 24 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। अरे गुंजन, तू इतनी जल्दी आ गई? माँ, वो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए सामान जल्दी लेकर आ गई। और आपको पता है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छा काम मिल गया। गुंजन सारी बात अपनी माँ को बताती है। मीरा भी बहुत खुश हो जाती है। माँ, अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं।